हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनित क्लासेस में। देखिए, आप लोग 10 क्लास का बायोलॉजी जीव प्रक्रम का एक टॉपिक है श्वसन। इससे पहले पोषण हम लोग कंप्लीट किए हैं, श्वसन पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हेमोग्लोबिन के बारे में इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे और देखते हैं, और आगे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर अभी इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो हम डालें तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, मेरा साथ साथ आप लोग नोट्स बनाइए, कभी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए, हम जो लैंग्वेज में आप जो लिखे हैं, आप इसको इजी तरीक़ा से एक बार पढ़िएगा तब आपका दिमाग में सेट हो जाएगा दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हम बताते जा रहे हैं दोस्तों। जितना हो सके आप लोग के लिए जितना ज़रूरी है उतना बता दे रहे हैं दोस्तों। देखिए, बोलता कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है। क्वेश्चन में ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है सर। देखिए, इसको समझिए कि अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाए तो फिर आपके शरीर में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, आंसर देंगे। हीमोग्लोबिन एक लाल रंजक होता है। जब हम लोग हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं तो वहाँ भी ये चीज़ लिखे थे कि हीमोग्लोबिन एक लाल रंजक होता है। पिगमेंट के कारण इसका कलर लाल होता है दोस्तों, जो रुधिर मतलब ब्लड में उपस्थित रहता है, खून में ये रहता है। ठीक है, नंबर 2 में बोला जा रहा है दोस्तों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्रभावित हो सकता है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो किसका किस में प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन में प्रभावित कर सकता है, हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, हीमोग्लोबिन कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, आज आप लोग समझिए कि हीमोग्लोबिन कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर में क्या क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, 3rd नंबर में देखिए, हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन प्राप्त करके, हीमोग्लोबिन का काम क्या है दोस्तों, फेफड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त करके हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को प्राप्त करता है और पूरा बॉडी में, पूरा शरीर में वो फैलाने का काम करता है। कौन? वही हीमोग्लोबिन। तो सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए दोस्तों, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे बॉडी या शरीर में कम हो जाएगा दोस्तों, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हमारे बॉडी में विभिन्न भागों में नहीं पहुंच पाएगा, हर भाग पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर नहीं पहुंच पाएगा तो सोच के देखिए, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा। कहने का मतलब ये है, जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा दोस्तों तो ये नहीं टूट सकता है। तो जब हीमोग्लोबिन की ही मात्रा कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन तो विभिन्न भागों में पहुंचेगा नहीं, और जब विभिन्न भागों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ग्लूकोज को कहाँ से तोड़ेगा, और ना ही ये टूटेगा दोस्तों CO2 में, और ना ही ये आपको जल में टूटेगा मतलब H2O में, और ना ही आपको मिलेगा ऊर्जा। क्योंकि यही ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन तोड़ने का काम करता है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त करता है। तो जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगा तो शरीर में, बॉडी में आपको ताकत कहाँ से आएगा दोस्तों, शरीर में नहीं मिल सकता है ना। तो ऑक्सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं हो सकेगा। आगे देखिए, और ना ही ऊर्जा मिल पाएगा, इससे शरीर कमज़ोर हो जाएगी। आप सोच के देखिए कि हीमोग्लोबिन कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हीमोग्लोबिन बॉडी में ना हो
तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर खूब करिए दोस्तों, और खूब इसको बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ध्यान से इसको, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, सबसे पहले ही देखिए एटीपी, जिसको शॉर्ट में एटीपी क्या है, किसे कहते हैं, इसको एटीपी है क्या। तो एटीपी एक ऊर्जा है दोस्तों जो कोशिकाओं के लिए कोशिकाओं को क्रिया करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एटीपी एक स्रोत है किसके लिए दोस्तों, कोशिकाओं को क्रिया के लिए, ठीक है दोस्तों। कोशिका आप किसको बोलेंगे दोस्तों, जो सेल होता है, सेल से आपका क्या है दोस्तों, सेल से आपका क्या बनता है दोस्तों, ऊतक बनता है। जैसे कोशिका से ऊतक बनता है, बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो आपका क्या बनता है दोस्तों, आपका ऑर्गन बनता है दोस्तों। और ऑर्गन से क्या करता है, पार्ट जो बनता है आपका ऑर्गन, जैसे एक आपका तंत्र हो गया, जैसे आपका लीवर है, जैसे आपका पेनक्रियाज है, इस तरह का अलग अलग पार्ट्स, जितना भी सारा चीज़ है वो सब जो कार्य करने का जो क्षमता होता है उसके लिए उसको एटीपी चाहिए दोस्तों, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए कहता क्या है आंसर में कि एटीपी जिसका नाम है एडिनोसाइन, इसको क्या बोलते हैं फुल फॉर्म इसका दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं दोस्तों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म इसका नाम हो गया, ठीक है दोस्तों। अब बोलता है कि अधिकांश कोशिकीय क्रियाओं के लिए, मतलब कोशिका को क्रिया करने के लिए, काम करने के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है कौन, एटीपी। किसका स्रोत होता है दोस्तों, ऊर्जा का स्रोत होता है अधिकांश कोशिकीय क्रियाओं के लिए, अधिकांश कोशिकीय क्रियाओं के लिए ऊर्जा का एक स्रोत होता है कौन दोस्तों, एटीपी एक स्रोत होता है जो शोषण की क्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा का प्रयोग एडीपी, इसका प्रयोग जो हम लोग जब शोषण लेते हैं दोस्तों, तो जो क्रिया मुक्त होती है तो उसमें भी एक ऊर्जा का मुक्त हुई जो ऊर्जा निकलती है उसका प्रयोग है एडीपी तथा फॉस्फेट से, एडीपी तथा फॉस्फेट से क्या बनता है दोस्तों, एटीपी बनाने में होता है, ठीक है दोस्तों। तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हैं दोस्तों, क्या है कि आपका अधिकांश क्रियाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, शोषण की क्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा का एडीपी तथा फॉस्फेट से एटीपी बनाने में होता है। क्या बनाने में होता है दोस्तों, एटीपी बनाने में होता है। जो देखिए यहाँ पर एटीपी प्लस फॉस्फेट, पी क्या है दोस्तों, पी को ही बोला जाता है फॉस्फेट, ठीक है दोस्तों, यही पी को फॉस्फेट कहा जाता है। तो एटीपी प्लस फॉस्फेट से क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पर ऊर्जा का यूज किया गया है, देखिए ऊर्जा, तो इसमें क्या आपका हो रहा है, मुक्त क्या हो रहा है, एडीपी प्लस क्या है आपका समरूप, इसमें क्या दिखा रहा है, फॉस्फेट इक्वल टू बनता है क्या है आपका दोस्तों, एटीपी। मतलब आपका ऊर्जा जो एटीपी जो होता है वो कोशिकाओं का ऊर्जा के रूप में ये संचित होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ हर एक क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं दोस्तों। यहाँ बहुत अच्छा तैयारी करवाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन आंसर को लंबा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों कि आंसर बहुत लंबा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जिस तरह से हम बताएंगे सिर्फ ध्यान से एक बार सुनिएगा, बिल्कुल आप बिना इसको रटे आप लिख सकते हैं, अपना लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करना है दोस्तों। सिर्फ क्वेश्चन को आप समझिए और जो आंसर बताएंगे वो आप समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल आप अपने आप आंसर दे पाएंगे दोस्तों, ठीक है। जितना भी आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बताए हैं दोस्तों, सभी में क्या है कि ऐसा लिखा हुआ है कि आप एक बार पढ़ें तो आप बिल्कुल आराम से आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और वही करना है दोस्तों, आंसर देना है अपना लैंग्वेज में, सिर्फ समझना है कि क्या उसमें कहा जा रहा है और क्या उसको आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव
कौन सा जलीय जीव ले रहा है दोस्तों? एक जलीय जीव जल में रहता है की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। कहने का मतलब ये है जो जल के अंदर रहता है सो जीव और जो जल के बाहर रहता है सो जीव, दोनों के बीच में जो ऑक्सीजन प्राप्त करने की जो दिशा में है वो किसको लाभप्रद होता है? जो जल में रहता है उसको फ़ायदा होता है ऑक्सीजन लेने में, या फिर जो जल से बाहर रहता है उसको ऑक्सीजन लेने में अधिक सुविधा होता है? तो दोनों के बीच में अपेक्षा बताना है दोस्तों, किस में ज़्यादा अच्छा होता है। बोल रहा है कि जलीय जीव से ज़्यादा किस में अच्छा होता है? स्थलीय जीव में। क्यों स्थलीय जीव को ज़्यादा बढ़िया होता है? जो जल से बाहर में रहता है उसको ज़्यादा सुविधा होता है ऑक्सीजन लेने में। क्यों होता है तो उसके बारे में आज जानेंगे हम लोग, ठीक है। आंसर देंगे दोस्तों कि स्थलीय जीव वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि जो जल के बाहर में जो जीव रहता है दोस्तों वो कहाँ से ऑक्सीजन लेता है दोस्तों? वातावरण से, वायुमंडल से, है ना दोस्तों, वातावरण से लिया जाता है ना। और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? बहुत ज़्यादा है, तथा वातावरण में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों, जो वातावरण होता है दोस्तों, ये वातावरण में O2 जो होता है दोस्तों लगभग 21% होता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों? ये तथा वातावरण में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके विपरीत, जस्ट इसका उल्टा समझिए, इसके विपरीत जलीय मतलब जो जल में रहता है दोस्तों, जलीय जीव जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो जल में रहता है, जिस जीव रहता है दोस्तों, तो ये कहाँ से ऑक्सीजन लेता है? जो जल के अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है दोस्तों वहाँ से लेता है। तो जल के अंदर जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है दोस्तों वो बहुत कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। जो वातावरण में जितना ऑक्सीजन पाया जाता है उतना ऑक्सीजन आपका जल के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके विपरीत जलीय जीव जल में घुलित, जो जल के अंदर घुला हुआ ऑक्सीजन है का प्रयोग करते हैं, जो बहुत कम मात्रा में होती है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है दोस्तों? जो स्थलीय जीव होता है, जो जल से बाहर होता है, वो वातावरण के संपर्क में रहता है और वातावरण में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, जिसमें लेने में उसको आसानी होता है। लेकिन जो पानी के अंदर होता है, जो जल के अंदर जो जीव होता है, वो जब जल के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है वो कम होता है और वहाँ से ऑक्सीजन लेना उसको ज़्यादा मतलब अच्छा उसको नहीं हो पाता है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको ज़्यादा उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको तेज़ी से लेना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ कम होती है। नंबर 2 में देखते हैं क्या है। स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन का अवशोषण अलग अलग अंगों द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो स्थलीय जीव है, जो जल के बाहर में रहता है, अलग अलग अंग से, अलग अलग मतलब विभिन्न अंगों से, अलग अलग अंगों से क्या करता है दोस्तों? अंगों के द्वारा क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। जैसे आप मेढक ले लीजिए, आप केचुआ ले लीजिए, ये सब क्या करता है? आपका त्वचा से लेता है, ठीक है। तो मेढक का अलग अलग रूल है, अलग अलग तरीका से वो लेता है। पानी में रहेगा तो अलग तरीका से करेगा, जो बाहर रहेगा तो अलग तरीका से लेता है, ठीक है दोस्तों। तो स्थलीय जीव क्या करता है? अलग अलग अंगों के द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है। इन सभी अंगों में सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने की क्षमता होती है। जब वो बाहर में रहेगा तो ऑक्सीजन जो होगा वातावरण के संपर्क में रहेगा, उसका जो बॉडी रहेगा, उसका जो शरीर रहेगा, वो किसके संपर्क में रहता है दोस्तों? वातावरण में। और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और उसके संपर्क में रहती है, जिसमें वो क्या करता है? क्षेत्रफल को बढ़ाने की क्षमता होती है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है। कहाँ रहता है दोस्तों? ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है। अतः इन जीवों को धीमी गति से सांस लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जब वो आपका वातावरण के संपर्क में रहेगा तो क्या करेगा? जो जीव वातावरण के संपर्क में रहेगा, जो जल के बाहर रहेगा दोस्तों, उसको क्या करना पड़ता है? सांस जो होता है, सांस जो लेता है दोस्तों, उसको धीमी गति से लेना पड़ता है, उसको तेज़ी से नहीं लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉडी है वो वातावरण के संपर्क में रहता है, इसीलिए उसको ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों वो धीरे धीरे धीमी गति से लेता है। लेकिन जबकि स्थलीय जो जीव है, जलीय जीव है, जलीय जीव को तेज़ी से सांस लेना पड़ता है।
क्यों ऐसा लेना पड़ता है दोस्तों? क्योंकि उसका बॉडी जो है वातावरण के संपर्क में नहीं रहता है, वो हवा के संपर्क में नहीं रहता है, वो रहता है पानी के बीच में। जब पानी में रहेगा दोस्तों तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो उसको तेज़ी से लेना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। तो यही यही दोनों डिफरेंट है दोस्तों। कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्थलीय जीव है वो ज़्यादा फायदा होता है उसको ऑक्सीजन लेने में, किससे? जो जल के अंदर है। जल के अंदर से ज़्यादा फायदा किसको होता है? जो जल से बाहर में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये है आपका दोस्तों। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिए तो आप अपने तरीक़ा से लिख सकते हैं इसको, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ जहाँ आपको रटने का ज़रूरत पड़े। ठीक है दोस्तों, तो श्वसन जो आपका एक टॉपिक है जैव प्रक्रम का, ये बिल्कुल आपका ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो हम बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और लाइक करने आप लोग नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि लाइक में तो कोई चार्जेबल नहीं है। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिएगा तो कोई चार्जेबल नहीं है दोस्तों, सब फ्री है। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक बाद में बनाएंगे अलग वीडियो।